नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया। वैसे राहुल गांधी की वायनाड के अलावा अमेठी सीट से लड़ने की चर्चा थी, पर रायबरेली सीट को राहुल के लिए सुरक्षित मानते हुए कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर अब तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली पर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले। सस्पेंस खत्म करते हुए कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। दोपहर करीब 2:15 बजे राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किए जाने पर पीएम मोदी ने तंज कसा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वायनाड में हार के डर के चलते राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की 21वीं लॉन्चिंग वाला बयान देकर भी तंज कसा। तो स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी परिवार का अमेठी से भागना उनका डर बता रहा है। सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। राहुल गांधी 2019 में यूपी की अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था। वायनाड से राहुल गांधी विजयी रहे थे। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी पिछले चुनाव में विजयी रही थी, पर हाल ही में राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए सेफ सीट रायबरेली के तौर पर चुना है, जिस पर पीएम से लेकर तमाम बीजेपी के नेता तंज कस रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले यानी कि 13 मई को वो वाराणसी में भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर रामलला के दर्शन के बाद वे रोड शो करेंगे। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 14 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। तीसरी बार उम्मीदवार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। यानी पीएम मोदी का नामांकन सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त में होगा। पुष्य नक्षत्र में उस दिन शिव और शक्ति दोनों के संयोग का अद्भुत योग बन रहा है। षष्ठी तिथि, पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में पीएम अपना नामांकन करेंगे। इस दिन और मुहूर्त के बारे में पद्मश्री महामहोपाध्याय हरिहर कृपालू जी महाराज का कहना है कि अत्यंत शुभ और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला ये मुहूर्त है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहने वाले पीएम मोदी के प्रस्तावक। पिछली बार भी आपने देखा होगा, नामांकन में लगभग 7 लाख लोग सम्मिलित हुए थे और अब की भी उससे ज्यादा लोग नामांकन में।
सबकी निगाहें इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावकों पर लगी है। कौन होगा इस बार मोदी का चुनाव प्रस्तावक, इसकी जानकारी हर कोई जुटाना चाह रहा है। फिलहाल ये पूरी तरह से गुप्त है और अभी नाम पर चर्चा चल रही है। हाई कमान को फिलहाल जो नाम की लिस्ट भेजी गई है उस पर मंथन हो रहा है। 14 में आदरणीय छन्नू महाराज जी भी प्रस्तावक थे, आदरणीय गिरधर मालवीय जी भी प्रस्तावक थे, तो हमारे काशी के डोम राजा भी हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रस्तावक हुए, हमारे अशोक जो मल्लाह हैं वह भी प्रस्तावक हुए थे। तो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो एक पार्टी की अपनी रीति है, नीति है। हमारे यहाँ सभी तो नेतृत्व यह देखता है कि कौन उपयोगी हैं और वो समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन प्रस्तावक हैं। फिलहाल पार्टी की ओर से प्रस्तावकों के नाम गुप्त रखने की हिदायत दी गई है। पार्टी हाईकमान भी नाम का सत्यापन करेगी। प्रस्ताव में जिनका नाम फाइनल होगा उन्हें एक दिन पहले सूचना दी जाएगी। चर्चा है कि इस बार काशी क्षेत्र कमेटी ने प्रस्तावकों के बाबत 30 नामों की सूची गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजी है। इसमें पद्म अलंकृत विभूति, शिक्षाविद, साहित्यकार, साहित्य संस्कृति कर्मी, ज्योतिषाचार्य, अर्चक, सेवादार, दलित एंटरप्रेन्योर, युवा, स्वयं सहायता समूह की महिला लाभार्थी और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन सभी नाम के बाबत पूरा फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के बाद ही प्रस्तावकों के नाम फाइनल होंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में आज एक बड़ा हादसा हुआ। रायगढ़ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गनीमत यह रही कि हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं उनकी जान बच गई है। हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट के नेता को ले जाने जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। दहशत में भर देने वाला ये मंजर रायगढ़ के महाड का है, जहां इस हेलीकॉप्टर का पायलट उसकी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा खुद पायलट को नहीं था। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो लड़खड़ाने लगा। पायलट के कंट्रोल से बाहर चला गया, जिसके बाद वो जमीन की तरफ बढ़ने लगा। मौके पर धूल का गुबार उठा, हेलीकॉप्टर भी धूल में अदृश्य सा हो गया। बाद में हेलीकॉप्टर डगमगाते हुए क्रैश हो गया। हालांकि समय रहते पायलट हेलीकॉप्टर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। पायलट को चोट भी आई है। वही हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े जमीन पर बिखरे और रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक निजी हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को लेने जा रहा था। बारामती में उन्होंने चुनावी सभा में जाना था, जिसके लिए वो एक अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आने का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर दूसरी जगह जाती, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। सुषमा हेलीपैड के पास ही मौजूद थी। उन्होंने हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। सुषमा अंधारे की गुरुवार को महाड में जनसभा थी। रात होने की वजह से वो यहीं रुक गई थी। आज उन्हें दूसरी सभा स्थल पर जाना था और हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आया था। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सुषमा कार से रवाना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल 2016 में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला के मामले में बहुत बड़ी खबर आई है। रोहित वेमुला केस में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। और तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं था और यह बात खुद रोहित वेमुला को भी मालूम थी। वहीं रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था और उसने 2016 में हॉस्टल में खुदकुशी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला की मां ने ही उसे दलित का सर्टिफिकेट दिलाया था। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित ने लोगों की प्रतिक्रिया के डर से खुदकुशी की थी और पुलिस ने अब इस मामले में
सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। तो वहीं सरकार की बनाई एडॉक कमेटी आरसीए की गड़बड़ियों की जांच कर रही है। तो आने वाले दिनों में आरसीए की कार्यकारिणी के चुनाव भी होने हैं, उससे पहले आरसीए की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और मंत्री पुत्र की आरसीए में एंट्री। मदन दिलावर के बेटे बने 12 क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष। मदन दिलावर के पहले राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हो चुके हैं लॉन्च। क्या है लॉन्चिंग के पीछे का ग्रामर? क्रिकेट बहाना, सत्ता निशाना। राजस्थान क्रिकेट संघ में नेता पुत्रों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसी कड़ी में ताजा नाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर का जुड़ा है, जो शुक्रवार को 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिए गए। न्यूज 18 संवाददाता ने जब उनसे आरसीए के चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो मंजे हुए खिलाड़ी की तरह पवन ने सवाल का जवाब भविष्य के गर्व से जोड़ दिया। तो उसे किस तरह से देखा जाए कि अब आरसीए के चुनाव के अंदर भी जो आपकी दावेदारी है वो क्या रहने वाली है, उसके अंदर भी दावेदारी मजबूत तरीके से रखने वाले? देखो, मैं 12 जिला संघ से चुना गया हूँ और वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। दोनों संभवतः क्रिकेट जगत से मिलते जुलते हैं, पर अभी आरसीए के बारे में कोई विचार नहीं है। तो अभी तक हमारा जो काम है वो केवल 12 जिले तक सीमित है। 12 में किस प्रकार से हम लोग क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर के पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर काबिज हैं, जबकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर लंबे समय से बने हुए हैं। जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्रिकेट के अंदर राजनीति करने आए हैं या क्रिकेट की राजनीति करके खेल को बढ़ाने आए हैं। आपको बताते चलें कि आरसीए में एडहॉक लगाए जाने से पहले चुनाव की घोषणा की गई थी। माना जा रहा था कि पराक्रम सिंह और धनंजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए बड़े दावेदार बनकर उभरेंगे। उस दौरान पराक्रम सिंह को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया और धनंजय सिंह को आरसीए में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। एडॉक कमेटी के गठन के बाद कार्यकारिणी के चुनाव का इंतजार है। इस दौरान एक और मंत्री पुत्र की भी इस रेस में एंट्री हो गई है, जिससे मामला दिलचस्प हो चला है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। और अगर आप 3-4 दिन की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन भीषण गर्मी से अपने प्लान को अमलीजामा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये खबर बेशक आपके लिए ही है। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। जब धरती तप रही हो और आसमान में सूर्यदेव रौद्र रूप दिखा रहे हो, तब चलिए उस जगह जहां जिंदगी छांव के लिए भटक नहीं रही हो बल्कि मुस्कुरा रही हो। माउंट आबू मौसम के मारों का इकलौता सहारा है। आबू की ये वादियां दिलो दिमाग को राहत देती हैं, खासकर नक्की झील का फवारा तो आत्मा को तृप्त करने वाला है। वाकई कुदरत ने प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ कदम कदम पर मुग्ध कर देने वाली प्रकृति की खूबसूरती है, दिलकश वादियां, पहाड़, झील और जंगल। दरअसल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अब लोग माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ दिन में तापमान 35 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रात का तापमान 25 डिग्री के अंदर सिमट आता है, जिससे आबू की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार हो जाती हैं। वैसे तो यहाँ हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट भी है, लेकिन 3937 फुट की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील में बोटिंग का अपना ही आनंद है। हरी भरी वादियां, खजूर के वृक्षों की कतारें, पहाड़ियों से घिरी झील और झील के बीच आइलैंड, कुल मिलाकर के देखें तो सारा दृश्य सम्मोहित करने वाला है। झील में एक टापू को फवारा लगा करके आकर्षक बनाया गया है, जिसकी धाराएं 60 फुट की ऊंचाई तक जाती हैं। वैसे तो गुजरात की सरहद पर होने के कारण माउंट आबू में फिलहाल
गुजराती सैलानी ही अधिक नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी कहर बरपाएगी वैसे वैसे लोग माउंट आबू की वादियों का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पिछले एक सप्ताह से अफ्रीकी देश केन्या कुदरत की मार झेल रहा है। आधा केन्या बाढ़ की चपेट में आ गया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हजारों लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। आगे और भी बारिश होने की आशंका दर्शाई जा रही है। ये खास रिपोर्ट पर देखिए। घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, रास्तों का नामो निशान नहीं है। अफ्रीका देश केन्या में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिससे आशियाने उजड़ गए। हर तरफ बस सैलाब ही बह रहा है, बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। केन्या में बाढ़ की ऐसी विभीषिका है जिससे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। मध्य केन्या के माई माहिऊ इलाके में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। बारिश ने लोगों की पहले ही मुसीबत बढ़ा रखी थी। केन्या की राजधानी नैरोबी में 20 मील उत्तर में माई माहिऊ में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद किजाबे डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम की दीवारों ने भी पानी के प्रचंड प्रवाह के आगे हार मान ली और उसके बाद तो ऐसा विनाश आया जिससे कोई बच नहीं पाया। केन्या में कुदरत की मार से करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। समय बीतने के साथ साथ ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग लापता हैं। अचानक आई इस आपदा ने केन्या में बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। घर, बाजार, दफ्तर सभी पानी के आगोश में हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। केन्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों केन्या में अल नीनो के असर की वजह से भारी बारिश हो रही है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक देश है और इस वक्त करीब आधा केन्या बारिश और बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार प्रशासन अपने स्तर पर आपदा से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी नाकाफी ही साबित हो रहा है। हजारों लोगों तक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जून तक केन्या में बारिश हो सकती है। जो यहाँ के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेना राहत काम में जुटी हुई है। वहीं बेघर हुए लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरकार ने 50 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं। केन्या में मार्च के महीने से ही भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं अफ्रीकी देश तंजानिया और बुरुंडी में भी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आई है। तंजानिया में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं बुरुंडी में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री